नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, आज हम जिस पेपर की बात करने वाले हैं, एक ऐसा पेपर कि अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट इस पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसका नाम यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर ये कहा भी जाता है कि एथिक्स और एसए की अगर आपने तैयारी कर ली तो ऑलरेडी आप बाकी सभी एस्पिरेंट से 4 कदम आगे निकल चुके हो। इस एग्जाम जो कि जीएस पेपर 4 में कवर होता है, जो कि 250 मार्क्स का है, उसी के बारे में आज अपनी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में 3 शब्द आ जाते हैं, इसके नाम में ही 3 शब्द आ गए, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अपने आप में तीनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही वाइड मीनिंग कैरी करते हैं। आप यूं कह सकते हो कि ये जो एक एग्जाम है, इसमें 3 एग्जाम्स को ढालकर एक एग्जाम बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें इन तीनों वर्ड्स को, अगर हमें समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर कंफ्यूजन ये भी हो जाती है कि जी एथिक्स को किस तरह से हम वैल्यूज से कंपेयर करेंगे और मोरालिटी से किस तरह से हम कंपेयर करेंगे। तो अगर एक शब्द में या एक लाइन में अगर हमें इसे समझना हो किस तरह से एथिक्स वर्सेस वैल्यूज एंड मोरालिटी को कंपेयर किया जा सकता है, समझते हैं। मान लीजिए ये एक दीवार है, इस दीवार में जो ब्रिक्स हैं वो मेरी वैल्यूज हैं। मैं हो सकता है कि मेरी वैल्यूज में आ जाए ऑनेस्टी, मेरी वैल्यूज में आ जाए डिसिप्लिन, मेरी वैल्यूज में आ जाए हार्ड वर्क। ऑलराइट, सो ये वैल्यूज जो होती हैं ये पर्सनल होती हैं, ये वो चीजें हैं या वो क्वालिटीज हैं जिसको मैं वैल्यू करता हूं, ये वो क्वालिटीज हैं जिन्हें मैं अहमियत देता हूं। मेरी वैल्यूज आपकी वैल्यूज से डिफरेंट हो सकती हैं। मेरी सभी वैल्यूज आर लाइक ब्रिक्स, ये सब ईंटों की तरह हैं, ये सब मिलकर एक दीवार बनाती हैं, मेरा वैल्यू सिस्टम बनाती हैं, जिसे मैंने कह दिया क्या, जिसे मैंने बोला मोरालिटी। सो मोरालिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपकी मोरालिटी, मेरी मोरालिटी, किसी और व्यक्ति की मोरालिटी अलग अलग हो सकती है। अब बात आती है एथिक्स की। ये वैल्यूज जो कॉमन वैल्यूज होती हैं सारी सोसाइटी की, मान लीजिए ये जो कॉमन वैल्यूज होंगी, सारी सोसाइटी की जो कॉमन वैल्यूज होंगी, इनको आपने बोल दिया एथिक्स, इनको आपने बोल दिया एथिक्स। जैसे कि सच बोलना लगभग सारी सोसाइटी में, सारे समाज में एक्सेप्टेड है, ये क्या हो गया, हमारा एथिक्स हो गया। इसी तरह से करप्ट नहीं होना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, ये क्या होगा, ये सारी ऐसी वैल्यूज हैं दोस्तों जो कि सारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं। इसे हमने क्या नाम दे दिया, एथिक्स। ये है पहली टर्मिनोलॉजी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि जो मैं बोलता हूं, जो मैं सोचता हूं और जो मेरे एक्शंस हैं, क्या वो एक से हैं? क्या उनकी जो तार है वो एक सी है या उसमें कहीं कट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि मैं सोचता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं और मेरे एक्शंस कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है मैं कि कहता हूं, प्रीच करता हूं कि यार देखो, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन जब मैं एक्शन पे आता हूं तो मेरे से बड़ा ईमानदार बेईमान कोई नहीं है। इस तरह से ये जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, माय थॉट, माय वर्ड्स एंड माय एक्शन शुड बी इन सेम लाइन, शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन। फिर आती है बात एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड का क्या मतलब है? एप्टीट्यूड का मतलब है मेरी काबिलियत क्या है। मेरा एप्टीट्यूड आपके एप्टीट्यूड से अलग हो सकता है। सचिन तेंदुलकर का एप्टीट्यूड था कि भाई वो अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे। इसी तरह से लता मंगेशकर जी का एप्टीट्यूड था दैट शी कुड सिंग वेरी वेल। सो एप्टीट्यूड इज माय क्वालिटी। एप्टीट्यूड, एक एडमिनिस्ट्रेटर का एप्टीट्यूड क्या है कि ही कैन मैनेज द थिंग्स वेरी वेल। सो ये 3 बड़े बड़े फील्ड्स को उन्होंने एक पेपर में डाल दिया, जो कि हम अपनी इन वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, बेसिकली इसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो 2013 की एग्जामिनेशन है, तब से यूपीएससी ने इसे इंट्रोड्यूस किया। उसका कारण था कि बेहतर कैंडिडेट्स सिस्टम का हिस्सा बने, अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स आए, यहीं पर फिल्टर हो जाएं कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो है वो सिस्टम में आने के लायक नहीं है, वो पब्लिक सर्विस से यहाँ पर इंस्पायर्ड नहीं है, वो पहले ही यहाँ पर जो है फिल्टर आउट हो जाए। इसलिए ये एग्जामिनेशन को एक अच्छी इंटेंशन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करते हैं पेपर की, तो हमें देखने को मिलता है कि पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पेपर ए, पेपर बी। लगभग यही
बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स रहती है कि कई बार पेपर ए जो है वो 120 का आ जाता है तो पेपर जो है यहाँ पर 130 मार्क्स का आ जाता है। लगभग यही बाइफर्केशन यहाँ पर चलती हुई हमें दिखाई देती है। पेपर ए जो है वो थ्योरेटिकल पेपर रहता है और पेपर बी जो है वो केस स्टडी यहाँ पर रहती है, यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी, यहाँ पर सेक्शन ए जो है वो थ्योरेटिकल रहता है, सेक्शन बी जो है वो केस स्टडीज आ जाती है। लेकिन एक बात समझकर चलिए कि अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है तो ही केस स्टडी में आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपका वीक है तो यहां पर भी केस स्टडीज में भी परफॉर्म करना टफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हमने अभी हाल ही में देखा थोड़ा टाइम पहले कि एक आईएएस ऑफिसर के सीए के घर से यहां पर जो है 15-20 करोड़ रुपए निकले थे। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर जो है वो करप्ट है, आईएएस ऑफिसर को करप्ट नहीं होना चाहिए, और आपको भी यहां पर मान लीजिए कोई केस स्टडी आ जाए। या फिर एक एग्जांपल हमने देखा था कि अभी वो स्टेडियम वाला एग्जांपल भी हमने देखा कि वो दो आईएएस दंपति, एक दंपति था वो अपने डॉग को घुमाने के लिए स्टेडियम में लेकर जाता है। ऐसे में आपसे अगर केस स्टडी आ जाए कि भाई आप एक आईएएस ऑफिसर हो जो कि इस आईएएस दंपति के सीनियर हो, अब यहां पर आप क्या करोगे, या जूनियर हो तो आप इनको कैसे लाइन पर लेकर आओगे। ये केस स्टडी अगर मान लीजिए आ गई, आप यहां पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी ये गलत है, गलत नहीं, ये होना नहीं चाहिए, मैं जाकर उन्हें ऑर्डर दूंगा या अगर जूनियर हो तो रिक्वेस्ट करूंगा। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, इतना कहने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप यहां पे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां पर कौन सी वैल्यूज जो हैं वो लैकिंग हैं, सामने वाले बंदे में कौन सी वैल्यूज यहां पर होनी चाहिए थी। मैं अगर जूनियर हूं तो क्या मैं जाकर उन्हें ऑर्डर दे सकता हूं, क्या मेरी इमोशनली यहां पर टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग है, क्या मुझे यहां पर गुस्सा करने का हक है। अगर मेरे कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज क्लियर हैं तभी मैं एक अच्छा आंसर लिख पाऊंगा, और वो मैं एक्शन जो ले रहा हूं, जो मैं यहां पे बता रहा हूं कि भाई मैं ये एक्शन लूंगा, उस एक्शन के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन, जस्टिफिकेशन मैं तभी दे पाऊंगा अगर मेरा थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस तो मैंने बताया ही कि एक ऐसा एग्जाम है एथिक्स का जिसमें आप अगर यहां पे मेहनत कर लें, और मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं करनी है, बहुत ही नॉमिनल सी मेहनत है, जो आप यहां पर मेहनत पुट करेंगे उससे कई गुना ज्यादा यहां पर आपको रिटर्न मिलेगा एथिक्स में, इस बात की गारंटी है। फिर हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, कहते हैं जी यहां पर जो है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेबस को जानना। जितनी भी बातें सिलेबस में लिखी हुई हैं, जितने भी शब्द सिलेबस में लिखे हुए हैं, उन्हीं का तो प्रयोग करना है आपको अपनी आंसर राइटिंग में। आप उन जो भी वर्ड्स यहां पर सिलेबस में लिखे हुए हैं, जो भी कंसेप्ट्स समझने के लिए सिलेबस में कहा गया है, उन्हें समझ लेंगे तो आपकी 50% ऑफ द गेम जो है यहां पर ऑलरेडी यहां पर आपके हाथ में आ जाएगी। सो एक तो सिलेबस को अच्छे से आपको पहचानना होगा, जानना होगा पेपर या सेक्शन ए में क्या क्या बातें कही गई हैं। सेक्शन बी में तो चलो केस स्टडी है, सेक्शन ए में यहां पर वैल्यूज की बात की गई है, अलग अलग वैल्यूज को आपको लिखा गया है कि इनको याद करो, इनके बारे में समझो। थ्योरीज को आपको समझने के लिए कहा गया है, अलग अलग कंसेप्ट जैसे एप्टीट्यूड का कंसेप्ट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या है, ये सारे कंसेप्ट आपको समझने के लिए कहे गए हैं। जब तक हमारी इन कंसेप्ट्स पे होल्ड स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम अच्छा केस स्टडी भी नहीं लिख सकते। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। जितने थिंकर्स हैं उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार इन्हीं की कोट्स आ जाती हैं, इनकी कही हुई बातें आ जाती हैं, आपको कहा जाता है कि एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक ये थिंकर ने किस कंटेक्स्ट में कही थी वो नहीं पता होगा। इसी के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही जरूरी है। सिर्फ चीजें पढ़ लेने से आपके एथिक्स का पेपर तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक आप उसको आंसर राइटिंग नहीं करोगे तब तक अधूरी है तैयारी। और मैंने कहा कि भाई एथिक्स की तैयारी है ना, वो आप एक महीने में एक दिन में नहीं करते हो। हर दिन जब आप न्यूज़पेपर उठा रहे हो, आप न्यूज पढ़ रहे हो, बेसिकली आप केस स्टडी ही पढ़ रहे हो। आपने कोई भी न्यूज पढ़ी, कहीं करप्शन हुआ, कहीं घोटाला हुआ, कहीं किसी ऑफिसर ने कुछ किया, कहीं पे कोई दंगा फसाद हुआ। अब मान लो कहीं पे दंगा फसाद हो गया, या कहीं पे किसी वीआईपी की कोई मान लो हत्या हो गई, यहां पर अगर आप आईपीएस ऑफिसर होते, आप क्या डिसीजन लेते, यहीं पर दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए। कोई डिसीजन आया,
जहां पर वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होने की कोई, मान लीजिए कोई रिपोर्ट आ गई कि भाई सरकार जो है 2015 से ये पॉलिसी लेकर आई लेकिन अभी तक इसका इंपैक्ट नहीं दिखा, आप अगर आईएएस ऑफिसर होते, आप क्या डिसीजन लेते, किस तरह से उसे इंप्लीमेंट करते, किस तरह से यहां पर सारी कार्रवाई करते? ये केस स्टडीज हैं और यहीं से यूपीएससी निकालता है। यूपीएससी कोई हवा से नहीं निकालता है, यूपीएससी रोज, वो जो एग्जामिनर है वो भी वही केस स्टडीज पढ़ रहा है, वो एग्जामिनर भी वही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वहीं से वो निकाल रहा है केस स्टडी और वहीं से आपने तैयारी करनी है। फिर आ जाता है जी एवरीडे केस स्टडी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर में वो आती है। आंसर राइटिंग, अगर हम बात करें सेक्शन ए की, जो थ्योरी का पार्ट है, उसमें मैंने कहा कि किस तरह के एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। या तो वो आपसे कोई कंसेप्ट पूछ लेगा या आपसे कहेगा कि ये कोट है, इसको एक्सप्लेन करो। अब इस कोट को अगर आपने एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे? देखिए, जब भी हम आंसर लिखते हैं उसमें तीन चीजें हमें पता है कि होती हैं। एक होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है बॉडी एंड तीसरा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप लिख देते हो कि भाई इस राइटर ने ये कोट कही, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपने यहां पर पता है कि भाई किस राइटर ने ये कोट कही। नहीं भी पता तो जो कोट होती है उसी को आप एक्सप्लेन कर देते हो 2 लाइंस में और इंट्रोडक्शन आपकी हो गई। अब बॉडी में 150 नंबर का वर्ड, 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन होता है। बॉडी में क्या लिखोगे? बॉडी में आपके पास फुल फ्रीडम है। एक, आप वहां पर लिखोगे क्या? थ्योरी का जो पार्ट है, वैल्यूज जो आपने पढ़ी, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी या फिर और जितनी भी आप वैल्यूज पढ़ते हो वो वहां पे लिखो। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल, अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल आप वहां से उठा सकते हो, महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, उनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। या फिर कंटेम्परेरीज के एग्जाम्पल लिख सकते हो, श्री रतन टाटा हो गए या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इनकी लाइफ से इंस्पायर्ड एग्जाम्पल लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल लिखने हैं, अपनी लाइफ से जो एग्जाम्पल है वो उठा सकते हो। आप कहीं जा रहे थे, अब मान लो कोर्ट आ गई जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने कहा जी ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी है तो सब कुछ है, लेकिन एग्जाम्पल्स कहां से लिखोगे? जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के ही एग्जाम्पल आने चाहिए तभी एग्जाम क्लियर होगा। नहीं, आप अपनी लाइफ से लिखो कि भाई मैं किसी दिन जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, मैंने कुछ खरीदा, उसने मेरे को एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दिए, मैंने उसे वापस किए। ऑनेस्टी है और क्या है? तो अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स उठाने हैं। डायग्राम्स आप यहां पर बनाओगे जो कि हम क्लास में भी बनवाते हैं। ऑलराइट, सो उसके बाद आप यहां पर कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में कुछ पॉजिटिव लिखो या कुछ इंस्पिरेशनल लिखो या कोई प्रॉब्लम पूछी है तो उसका अच्छा सोल्यूशन लिखो। ऑलराइट, सो ये सारी बातें आप यहां पर आंसर राइटिंग सेक्शन ए में करते हैं। अच्छे से इसको फिर डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी की जो केस स्टडीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो भी आपके सामने समस्या आई वहां पर आप यहां पर सबसे पहले एक्टर्स कौन कौन है, कि कौन कौन एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद यहां पर क्या करोगे? एक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद समस्या को आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक बॉस है, आप एक ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, आपका बॉस है, बॉस एक आईएएस ऑफिसर है, उसे बात करते हुए एब्यूजिव लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करने का एक हैबिट है। अब आपका बॉस है, आप जाकर गुस्से में उससे बात कर सकते हो या प्यार से बात कर सकते हो या कोई और तरीके से उसे समझा सकते हो, ये आपके हाथ में। सो सबसे पहले तो यहां पर एक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। एक्टर कौन कौन हो गया? आप हो गए, आपका बॉस हो गया, आपके साथ का स्टाफ हो गया जो कि बॉस की इस हैबिट से परेशान है। सो सारे एक्टर्स हो गए। इसी में एक एक्टर बॉस के जो फैमिली मेंबर्स को भी आप गिन सकते हो। ऑलराइट, सो वो एक्टर्स आप यहां पर आइडेंटिफाई करोगे जो कि केस स्टडी में दिए होते हैं। उसके बाद यहां पर डिलेमा क्या है? डिलेमा ये है कि भाई देखो, बॉस है, आप उसको जाकर गुस्से में नहीं बोल सकते। अगर गुस्से में बोलते हो तो बैकफायर कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि क्या गुस्से में बोलोगे। दूसरा, यहां पर अगर उसे आप प्यार से बोलते हो तब भी वो बैकफायर तो कहीं नहीं कर जाएगा, गुस्से में तो 100% करेगा ही। अगर आपने उसे डायरेक्ट जाकर ये कह दिया कि बॉस आप गलत करते हो, इसे मत करो, रिक्वेस्ट कर दी मान लो, तो भी वो कहीं बैकफायर ना कर जाए। सो अलग अलग डिलेमास यहां पर जो है आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद यहां पर जो है पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि भाई एक तो आपने उसे जाकर स्पष्ट बोल दिया कि भाई देखो, आप हो बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे वाली लैंग्वेज हमसे यूज नहीं कर सकते। दूसरा, आपने कुछ नहीं किया। दो एक्सट्रीम सॉल्यूशंस हो गए। एक तो क्या हो गया, एंग्री वे में आपने जाकर कहा। दूसरे वे में आपने क्या कहा कि नो एक्शन एट ऑल, कि जैसा चल रहा है चलने दो, आखिरकार बॉस है। तीसरा क्या है?
प्यार से जाकर बात करी, बॉस आप जैसा बॉस हमारे पास आज तक नहीं आया, लेकिन एक छोटी सी समस्या अगर आप उसे इंप्रूव कर लें बेस्ट हो जाएगा। ये तीसरा तरीका है जहां पर आपने प्यार से बातों ही बातों में अपनी बात कह दी। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस यहां आइडेंटिफाई कर रहे हो। उन सभी सॉल्यूशंस के प्रोज एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करो। अगर आपने गुस्से में जाकर कहा, क्या हो सकता है, बॉस बैकफायर करेगा, बॉस गुस्सा हो जाएगा, हो सकता है आपको वहां से छुट्टी कर दे। अगर आपने वहां से गुस्से में नहीं, प्यार से अगर जाकर कुछ भी नहीं किया, फिर क्या होगा, कॉन्स क्या हो गए कि भाई कोई बदलाव नहीं आएगा, सिचुएशन जैसे की तैसे चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने प्यार से जाकर समझाया और उसे भी नहीं समझाया, किसी दिन घर चले गए, फूलों का गुलदस्ता लेकर जाकर मैडम को बोल दिया कि मैडम बॉस जैसा व्यक्ति कोई नहीं है, बस बेस्ट है हमारे बॉस, पर एक छोटी सी आदत है, वो थोड़ी सी अगर चेंज हो जाती तो बेस्ट हो जाता। सो ये इस तरह से आपको अपनी मेंटल जो टेम्परामेंट है, जो आपकी कामनेस है, कंपोजिटनेस है, ये दिखनी चाहिए एग्जामिनर को। खैर, ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आप वहां पे लिखोगे, उसके बाद उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में चॉइस क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो यहां पे लिखोगे। जब भी आंसर लिखते हो एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। जब तक कोई बिल्कुल ही ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोशिश ये करनी है कि एक्सट्रीम में ना जाकर मध्यम मार्ग पर चलना है, बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है आंसर राइटिंग करते हुए। आप एक्सट्रीम में नहीं गए, प्रैग्मेटिक अप्रोच भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। आपको ये समझना होगा कि आपकी पोजीशन वहां क्या लिखी हुई है। आप क्लर्क हो तो क्लर्क जो एक काम कर सकता है, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई जाऊंगा मैं तो, मेरे तो जाते ही मैं तो बिल्डिंग्स बना दूंगा, मैं तो हॉस्पिटल्स बना दूं। अरे क्लर्क हो, क्लर्क, वहां पर आपकी जो पावर्स हैं वो समझो। आप क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आपको पावर्स मिली है। आप पॉलिटिशियन नहीं हो, आप क्लर्क हो, आपको जो पावर्स मिली हैं उसके हिसाब से आप एक आईएएस ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, उस पावर्स में आप क्या कह रहे हो, मैं तो नई पॉलिसी लाकर स्टेट को ही बदल दूं। नहीं, प्रैग्मेटिक रहो। अभी आप डिस्ट्रिक्ट के कार्यभार पे हो, उतना सोचो, उसके बाद जब आप ऊपर प्रमोट होगे। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि प्रैग्मेटिक रहना है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी बोलना शुरू नहीं करना है। और जो भी आप आंसर में लिख रहे हो, जो भी सॉल्यूशन लिख रहे हो, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग रीजन आएगा कहां से, वो स्ट्रॉन्ग रीजन आएगा थ्योरी वाले पेपर से। वो पेपर ए, सेक्शन ए जो है थ्योरी वाला, उससे यहां पर जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन आप लेकर आ पाओगे। सो ये है एथिक्स का कुछ जनरल सा ओवरव्यू जो हमने लिया। एक ऐसा पेपर है दोस्तों, आप यकीन मानो, अगर आपने इसकी तैयारी ढंग से कर ली, शुरू से कर ली, थ्योरी वाला पेपर जो है वो, थ्योरी वाला जो आपका बेस है वो शुरू से स्ट्रॉन्ग कर लिया, और मैं कह रहा हूं सबसे इजी पेपर है, सबसे इजी पेपर। कुछ वैल्यूज हैं, कुछ थिंकर्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब कंसेप्ट्स क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है कि भाई मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, सामने वाले के इमोशंस को भी यहां पर जो है कंट्रोल करना आता है। कंट्रोल इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में उसे पैसिफाई करना है, या उसको इमोशंस को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसको और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे जब हमारी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस अभी शुरू भी हो गई हैं, हमारी शुरू हो रही हैं, उसके एडमिशंस वगैरह भी शुरू हो रहे हैं। लाइव क्लासेस का आप यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हो। खैर, एथिक्स की तैयारी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपके साथ तैयारी करने के लिए। क्या आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मोर देन वेलकम। और इसी तरह से अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।